This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा गौणवासरः वैशाख शुद्ध षष्ठी दिनांक 18 मे 2021 चरक दिनाचरण अध्याय अद्य पुष्य नक्षत्रं शंखं चक्रं जलकान्दगतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्यातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोरोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनः प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो समारब्धा आत्रेयाद्ये पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माध्वाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। भक्तिस्थानात् युष्माणं बहिर्निरस्य प्रपीडयत् केवलं शरीरम् अनुपपद्यते तदा ज्वरं भवति। तर्हि तद्यदा प्रकुपितं पित्तं यदा प्रकुपितम् आमाशयात् उष्माणं स्वस्वीकृत्य आद्यम् आहारपरिणामधातुं रसनामानम् अनुभवेत्। उष्माणं उपसृज्य आद्यः यः आहारपरिणामधातुः रस तम् अन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसि पिधाति। यथा तत्र रसवः स्रोतसः अथवा स्वेदवः स्रोतसः अवरोधः अतः तत्र न स्वेदप्रादुर्भावः ज्वरे एवञ्च रसवः स्रोतोवरोधात् तावत् तस्य पुनरपि कोष्ठागमनं तेन आमाशयं प्रविश्य उष्मणा सह मिश्रीभूय पुनश्च रसनामानम् अन्ववेत्य बहिर्निरस्य उष्माणं बहिर्निरस्य उष्माणं गृहीत्वा पुनः बहिर्गच्छति केवलं शरीरम् अनुपपद्यते। ये शरीर में पहुंचते पहुंचते उसको पीड़ा करते रहता है उदा ज्वरम अभिनिर्वर्तयति, तो फिर वो पित्त ज्वर का निर्माण करता है। तस्य इमानि लिंगानि भवन्ति तथा युगपत् एव केवले शरीरे ज्वरस्य अभ्यागमनम् अभिवृद्धिर्वा। तो एक ही समय में संपूर्ण शरीर में ज्वर की निर्माण होना या उसकी वृद्धि हो। तो युगपत को एक अलग महत्व है कि पित्त अगर है तो पूरे शरीर में एक साथ ज्वर की अभिनिवृत्ति होती है या अभिवृद्धि होती है। तो ये खास करके बात अगर पांव तल गर्म नहीं हुए हैं तो समझ लेना है कि जब तक शरीर पूरी तरीके से व्याप्त नहीं होता तब तक ज्वर बढ़ता रहता है।
शुरू शुरू के प्रैक्टिस में इसके लिए काफी महत्व है, क्योंकि वहां जैसे क्रोसिन या पैरासिटामोल देने के बाद तुरंत ज्वर उतर जाता है वैसी स्थिति आयुर्वेद की दवाइयों की नहीं होती। और मेरे कई छात्र छात्र ऐसे हैं जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बारे में जब इस प्रकार के बुखार ज्यादा आया तो उन्होंने क्रोसिन तुरंत दे दिया, ऐसी स्थिति है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, और खास करके 3 4 या उससे ज्यादा इस प्रकार का बुखार है और उसके साथ में अगर कन्वर्जेंस आते हैं तो ये एक बड़ा अजीब माहौल हो जाता है, और फिर बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, इस प्रकार की स्थिति है। अभी जिन बच्चों में इस प्रकार के कन्वर्जेंस आते हैं उसका नेसेसरी ऐसा नहीं है कि ज्यादा बुखार होने पर ही कन्वर्जेंस आए। फेब्राइल और अफेब्राइल दोनों प्रकार से कन्वर्जेंस हो सकते हैं, और बुखार 100 101 इतना भी होने पर भी कन्वर्जेंस देखे हुए हैं, और 4 5 बुखार है तो भी कन्वर्जेंस देखे हुए हैं। तो ये थोड़ा दिक्कत वाला मामला होता है। फिर जनरली लोग एडमिट करा देते हैं एलोपैथी के अस्पताल में सलाह दी जाती है कि बुखार ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, अगर 100 से ऊपर बुखार चला गया तो तुरंत क्रोसिन पैरासिटामोल दे दो, इस प्रकार से। हमारे हिसाब में कैसे करेंगे ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। और वात और पित्त इन दोनों के तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और सामावस्था भी देखनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ा सा माहौल है। तो चंदन कपूर का लेप माथे पर लगाते हैं, और प्याज का रस तल हस्ततल में लगाते हैं, तो ये थोड़ी बात हो सकती है कि कन्वर्जेंस को रोक सकते हैं इस प्रकार। लेकिन सभी में होता है ऐसा भी नहीं है। ताप्यादि लोह का कुछ हद तक प्रयोग करके देखा है, और ज्वर की जो सामान्य चिकित्सा है, ज्वर में सुक्षेकर वगैरह या रोके स्वर्ण सुक्षेकर यहाँ पे ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है थोड़ा सा। फिर भी ये दिक्कत वाली ही समस्या है और अगर कन्वर्जेंस रुक जाते हैं तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन कन्वर्जेंस अगर चालू रहते हैं तो एलोपैथी में तो मुझे मालूम नहीं है क्या करते हैं इस प्रकार से लेकिन बुखार को उतार देते हैं, ये सबसे अहम इस प्रकार का है। तो इसी प्रकार से अगर चलाना है तो कोल्ड वाटर स्पंजिंग ये भी एक बात हो सकती है। दुर्गा परांज का एक जानी मानी आयुर्वेद चिकित्सक पुराने जमाने की, वो कोल्ड वाटर का इनिमा देते थे इस स्थिति में, ठंडे जल का इस प्रकार से, और उससे तुरंत बुखार तुरंत उतर जाता था। कोल्ड वाटर स्पंजिंग भी काफी लोगों में किया गया है, लेकिन ये अगर वात से जुड़ा है तो शायद ये काम नहीं करेगा, वात को बढ़ावा देगा इस प्रकार से। और इस प्रकार से ज्वर को उतारना सही है या नहीं है ये भी एक चीज है, क्योंकि हमारी चिकित्सा तो स्वेदन ये है, और ये उसके बिल्कुल खिलाफ इस प्रकार की है फिर भी इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस को देखकर क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सामावस्था है तो जयमंगल रस एक अच्छी दवा है, जो 1 2 डिग्री से ताप को कम करती है, बुखार को कम करती है। और वो जीरा और खड़ी शक्कर इसके साथ देते हैं, हाँ, शायद उसके साथ में गुरुजी सत्व इस प्रकार का भी डालते हैं थोड़ा सा। लेकिन पित्त प्राधान्य अगर है, सामावस्था है, तो सुवर्ण सुक्षेकर ही अच्छी दवा है। लक्ष्मी नारायण रस का काफी प्रयोग किया जाता है, दातार गुरुजी के भी योग में लक्ष्मी नारायण टंकण और गिरीश 1 2 4 इस भाग में है, तो उसका प्रयोग करते हैं। और अगर कफ प्राधान्य है तो आगे उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन ज्वरांकुश महाज्वरांकुश ये दवा हो सकती है तो मुक्तस्य विदाह काले मध्यम दिने अर्धरात्रि शरदिवा विशेष, ये पित्त के काल है, तो उस काल में ज्वर आना या ज्वर की अभिवृद्धि होना
विदाह काल, भुक्त विदाह काल, मध्यम दिन, अपरात्र, शरद, इस प्रकार से विशेषण कटुकास्य था। तो ये भी पित्त के जरिए है। घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ, तालु, पाक। तो घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ और तालु, इसमें पाक इस प्रकार का होना। तो पाक ये दक्षिणी पित्त का इस प्रकार के है। अभी टॉन्सिलाइटिस के मरीज मिलते हैं जिसमें टॉन्सिल्स में पाक दिखाई देता है। तो इसमें समझ देना है कि इस प्रकार से अगर पाक है तो पित्त प्राधान्य है, और उसको ध्यान में रखते हुए वासा का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। वैसे गलशुंडी का युविला भी इसमें पाक में आती है और उसके जरिए बुखार हो सकता है। तृष्णा, मदः, भ्रमः, मूर्छा, पित्तच्छर्दनम, अतिसारः, अन्नद्वेषः, सदनम, खेदः, प्रलापः। प्रलाप पित्त में भी आया है। ये प्रलाप ज्यादातर वात से जुड़ा इस प्रकार से समझते हैं। वैसे कंडुय लक्षण भी ऐसा है कि वात, पित्त, कफ तीनों से जुड़ा रहता है। रक्त कोठाभिनिर्वृत्ति ही शरीर है। तो इस प्रकार के कोठ निर्माण होना ये संधिपात ज्वर में भी कोठानां चावरक्तानां मंडनानां च दर्शनम, ये संधिपात रोग में भी, ज्वर में भी बताया गया है। हरित हारित्रत्व, नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, त्वचा। और हरित हारिद्र इस प्रकार के नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष और त्वक ये होते हैं। तो इसको देखते हुए कामना हुई है क्या प्रकार का संदेह हो सकता है। जाइल वैद्य की एक केस सर ने बताई थी कि इसी प्रकार रोगी संन्यासावस्था में चला गया था, बुखार हो गया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं दवा देता हूँ अभी, कल सुबह तक अगर इसको होश आता है तो बचने के चांसेस है, नहीं तो बचने के चांसेस नहीं है। और उन्होंने अंजन करवाया। दूसरे दिन सुबह रोगी जाग गया, तो फिर बोले ठीक है अभी ये ठीक होगा, ट्रीटमेंट की गई और वो ठीक हो गया। तो सर ने पूछा आपने निदान क्या किया था? वो बोले हारिद्र का संधिपात निदान किया था उसकी वजह। अब ये काफी रेयर है और इसमें अंजन बताए गए हैं हारिद्र का संधिपात के बुखार में इस प्रकार से। तो इस प्रकार की अगर कामला जैसी लक्षण है, अभी संधिपात के 39 भेद भाव प्रकाश ने दिए हैं और उसके लिए अलग अलग काढ़े भी दिए। तो ये थोड़ा अजीब माहौल है। चरक ने सिर्फ 13 बताए हैं इस प्रकार के संधिपात, लेकिन भाव प्रकाश ने 39 संधिपात बताए हैं। तो पहले संधिपात है निश्चय करना, ये एक अलग बात होगी, और फिर उसमें से कौन सा संधिपात है, चाहे चरक के अनुसार हो या भाव प्रकाश के अनुसार। लेकिन भाव प्रकाश से अनुसार करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि ज्यादा सूक्ष्मता है एक बात, और काढ़े दिए है हर संधिपात के लिए अलग अलग काढ़े दिए। तो ये दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। अत्यंत ऊष्मणः तीव्र भाव, ऊष्मा बहुत ही तीव्र इस प्रकार का होता है। अतिमात्रम दाह, बहुत ही ज्यादा दाह होता है। शीताभिप्रायता और शैत्यिक इच्छा, निदानोक्तानुपशय विपरीतोपशयश्च पित्तज्वरलिंगानि। सो निदान में जो बातें कही गई है उससे अनुपशय और विपरीत से उपशय ये पित्तज्वर लिंग इस प्रकार के बताए गए। हाँ। स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छिल शीत अम्ल लवण दिवा स्वप्न हर्ष व्यायाम अतिसेवितेभ्यः श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते। हर्ष अव्यायाम अव्यायामेभ्यः अतिसेवितेभ्यः श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते। तो स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छिल शीत अम्ल लवण दिवा स्वप्न,
ये पिच्छिल का पहली बार मैं देख रहा हूँ। स्निग्ध गुरु मधुर शीत, ये तो कॉमन है इसमें पाए जाते हैं, लेकिन पिच्छिल पहली बार गुणों में इस प्रकार से आ रहा है कि कफ इस गुण से प्रकटित होता है इस प्रकार से। और मधुराम्ल लवण, ये तीन तो रस है। दिवा स्वप्न हर्ष अव्यायाम, तो हर्ष भी कफ प्रकोप का हेतु है, और खास करके बहुत ही जोर से हंसना और हर्ष को रोक नहीं पाना, और अव्यायाम, हाँ, ये सभी अतिसेवितेभ्यः श्लेष्मा प्रकोपमापन्ते, कफ का प्रकोप इस प्रकार से हो जाता है। स यदा प्रकुपितः प्रविश्य मामा प्रविश्य आमाशयम् उष्मणा सह मिश्रीभूय आद्यम् आहार परिणाम धातुं रसनामानम् अन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसि पिधाय अग्निमुपहत्य पक्तिस्थानात् उष्माणं बहिर्निरस्य प्रपीडयत् केवलं शरीरम् अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम् अभिनिर्वर्तयेत्। बिल्कुल डिट्टो है, जो वात ज्वर में कहा गया है वही पित्त ज्वर में कहा गया है, सिर्फ वात के जगह पित्त और पित्त के जगह कफ, इस प्रकार से। बाकी पूरी संप्राप्ति वैसी की वैसी है, उसमें कुछ भी अंतर इस प्रकार का नहीं है। तो रसवह और स्वेदवह स्रोतस्थ और कफ के जरिए तो काफी आसान इस प्रकार का है, वात में भी होता है पित्त में भी होता है, लेकिन कफ के हिसाब से थोड़ा अच्छा इस कर सकता है, जल्दी कर सकता है, इसके बारे में सोच सकते हैं। तस्य इमानि लिंगानि भवन्ति तदेतेन विभक्तव्य केवले शरीरे दूरस्य अध्यागमनम् अभिवृद्धिर्वा। तो इसमें भी युगपत बात कही गई है, मुझे याद नहीं पक्का, लेकिन वाग्भट में शायद केवल पित्त में युगपत की बात की गई है। मुक्त मात्रे पूर्वाण्य पूर्व रात्रे वसंत काले वा विशेषण, ये सभी कब के काल है। गुरु गात्रत्व, कफ के गुरु के गुण के कारण। अभी इसमें ऐसा सोच सकते हैं कि गुरु गुण का अति सेवन हो गया तो गुरु गात्रत्व ये लक्षण ज्यादा इस प्रकार का देखेगा। अनन्नाभिलाष, हाँ, तो अन्नाभिलाष नहीं होना, अनन्नाभिलाष। अभिलाष शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में है, अभिलाषा ये शब्द ही नहीं है संस्कृत में, अभिलाषा मराठी में आ गया है, लेकिन संस्कृत में अभिलाषा ये पुल्लिंगी इस प्रकार का है। श्लेष्म प्रसेकः मुखमाधुर्यं रुल्लास, मुखमाधुर्यं रुल्लास हृदयोपलेपः स्तिमितत्वं। तो शायद ये हृदयोपलेप या स्तिमितत्व ये पिच्छिल गुण से जुड़े इस प्रकार के होंगे। छर्दि मृद्वग्निता निद्राधिक्यम स्तंभः नितंद्रा कासः श्वासः प्रतिक्षायः शैत्यं श्वैत्यं च नखनयन वदन मूत्र पुरीष त्वचा। जैसे कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि ये जो भाव है इनको जोड़ने वाला कोई अंदर होना चाहिए। नखनयन वदन मूत्र पुरीष त्वचा, इन सभी को अगर वात है तो कृष्ण वर्ण है, पित्त है तो पीत वर्ण है, कफ है तो श्वेत वर्ण है। तो ये कैसे जुड़े गए हैं अंदर से, ये एक बार देखना पड़ेगा। और दोषों का संचरण यहाँ पे कैसे होता है ये भी देखना पड़ेगा। और ये जैसे ज्वर में है, अर्श में है, इस प्रकार के बताए गए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमने डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में कलर पैलेट देने की कोशिश की थी, और उससे कलर अगर कंपेयर कर सके तो एक हमारा निदान उसके आधार पर कुछ बन सके इस प्रकार से। लेकिन नख नयन वदन, नयन और वदन ऊर्ध्व है, नख मल मूत्र पुरुष, ये तीन मल मल है इस प्रकार के। और त्वक ये पूर्ण शरीर व्यापी इस प्रकार की है। तो रोगों के जो मार्ग है
उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। शाखा और मर्म इस प्रकार से इसमें गति होती है क्या, और वदन अलग निकाला है, और पूरा शरीर पूरी त्वक, ये भी इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। मैं काफी वर्षों से इसके बारे में सोच रहा हूँ कि इसका इंटरनल रिलेशन कुछ पा सकते हैं। अत्यर्थंच शीतपीड़का वृषम अंगेभ्यः उत्तिष्ठन्, तो मैंने आज तक देखा नहीं है कि इस प्रकार से शीतपीड़िका बहुत मात्रा में शरीर में उत्पन्न होती है। अभी रोमांतिका, शीतलिका, ये जो बताए गए, रोमांतिका ज्यादा पित्त से जुड़ा इस प्रकार का है और शीतलिका, मसूरिका, ये जो है वो शीतपीड़िका कहना जरा मुश्किल है। उष्णाभिप्रायता, उष्णाभिप्राय होना, निदानोक्तानुपशय विपरीतोपशय श्लेष्मज्वरे निज्ञाने भूमि। तो यहाँ भी सभी जगह उसी प्रकार की शब्द रचना है, एक ही शब्द रचना है जो बार बार केवल दोष का नाम बदलते हुए दी जा रही है। विषमाशनात्, अनशनात्, अन्न परिवर्तात्, ऋतु व्यापत्तेः, असात्म्य गंध उपघ्राणात्, विषोपहतस्य च उदकस्य उपयोगात्, गरेभ्यः गिरीणाञ्च च उपश्लेषात्, स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरो विरेचनानाम् अयथावत् प्रयोगात्, मिथ्या संसर्जनात् वा स्त्रीणां विष प्रजननात्, प्रजातानां च मिथ्योपचारात्, यथोक्तानां च हेतूनां मिश्रीभावात्, यथा निदानं द्वन्द्वानाम् अन्यतमः सर्वे वा त्रयो दोषाः युगपत् प्रकोपमापद्यन्ते, ते प्रकोपिताः तयैव अनुकुर्या ज्वरम् अभिनिर्वर्ते। अभी द्वंद्वज और सांधिपातिक ज्वर ये जो है, तो उसके अलग हेतु भी बताए गए हैं और मिश्री भाव से भी बताए गए, यथोक्तानां च हेतूनां मिश्री भाव। तो वात पित्त ज्वर और कफ, इनके दोष प्रकोप के जो हेतु बताए गए हैं उनके मिश्र भाव से, या ये विषमाशन वगैरह जो है यथा निदान कारण के अनुसार द्वंद्वानाम अन्यतमः सर्वे वा दोषा युगपत्। तो द्वंद्वानाम अन्यतमः, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, ये जो द्वंद्व है उनमें से कोई एक इस प्रकार से, इसमें भी प्रश्लेष हो सकता है, वात पित्त, पित्त वात, पित्त कफ, कफ पित्त, कफ वात, वात कफ, इस प्रकार से किसका प्राधान्य द्वंद्व में भी है या संसर्ग में है। और संधिपात में भी यह अवस्था ये हो सकती है, और उसके कई भेद इस प्रकार से हो सकते। तो विषमाशन इसी एक अलग अलग परिभाषा बताई गई है कि अकाले बहु च अल्पम वा भुक्तम तो विषमाशनम, अकाले बहु अल्प इस प्रकार का जो है ये काफी उदाहरण है कि रात देर में खाना खाना, इस प्रकार से भूख नहीं हो तो ही खाना, ज्यादा खाना खा लेना, कम खाना खा लेना, ये सभी विषमाशय इस प्रकार के उदाहरण रहेंगे। तो विषमाशन ये भी एक हेतु है। अनशनात्, न खाना, अन्न परिवर्तन, अन्न में परिवर्तन होने के कारण, बदलाव आने के कारण। अब ये भी एक खास मुद्दा इस प्रकार का है, खास करके जिनका व्यवसाय ही इस प्रकार का है कि उनको बार बार बाहर जाना पड़ता है, बाहर गाँव जाना पड़ता है और अन्न में परिवर्तन इस प्रकार से आता रहता है, तो उसमें पानी में भी परिवर्तन आता है और अन्न में भी परिवर्तन इस प्रकार का आता है। और अगर असाध्य इस प्रकार का कोई अन्न हो तो वो इसके जरिए पीड़ा दे सकता है। ये संधिपात का हेतु है, ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है। तो ज्यादातर मैं लोगों को सुझाव देता हूँ कि सीधा लंच और डिनर करे, ब्रंच
एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करें, नहीं तो दूध ले लें। लेकिन ये देसी गाय का दूध मिलना और काफी मुश्किल है। नहीं तो जिसमें कम से कम हानि होने की संभावना है, ऐसे ही पदार्थ लेंगे नाश्ते में इस प्रकार से। कटलेट एक थोड़ा बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। सॉस के साथ नहीं लेना है, चटनी के साथ लेना है। सब्जियां होती है थोड़ी कुछ, और शैलो फ्राई ऐसा ही है, या ज्यादा ज्यादा तली हुई चीज इस प्रकार की नहीं है। और फिर प्रॉपर थाली लेनी है। ये पंजाबी डिशेस और उसके साथ में ये रोटी, रुमाली रोटी, बाकी जो रोटी वगैरह है वो लेना, तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। और शाम को दाल खिचड़ी ज्यादातर मिलती है, दाल खिचड़ी लेना है इस प्रकार से। तो इससे थोड़े बचने की संभावना होती है। अगर आपका टूरिंग करना ही पड़ता है या एक ही जगह पे जा रहे हैं, तो कोई घरेलू मेस इस प्रकार की होगी, तो वो भी बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो अन्न परिवर्तन जितना कम रहे वो ज्यादा बेहतर। ऋतु व्यापकते है। अभी ये जैसे ग्रीष्म में ये अचानक चक्रवात आने के कारण ऋतु व्यापक इस प्रकार का है। असाध्य गंध उपघ्राणा, असाध्य गंध का सेवन करने से, तो ये तो काफी मुश्किल इस प्रकार का है। कि ये कारण होगा ऐसा समझ में आना और ढूंढना इस प्रकार से। विशोपहत से, विशोपहत अगर है तो अभी स्लो पॉइजनिंग तो सभी समाज का हो रहा है। हाँ, हम हर रोज अपने अनाज में विष ले रहे हैं, तो ये बहुत ही स्लो पॉइजनिंग है, लेकिन स्लो पॉइजनिंग ही है, ऐसा है। तो एलोपैथी की दवा लेते रहते हैं तो भी एक वो विष इस प्रकार का है, या तो साक्षात विष बड़ी मात्रा में, मारने वाली नहीं लेकिन फिर भी रोग उत्पन्न करने वाली मात्रा में। विषोपहतस्य च उदकस्य उपयोगात्, ये उदक का विषय है, तो विष युक्त पानी, विशोधक इस प्रकार का हो। ये जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण किया था। हाँ। और रशिया ने अपना सैन्य पीछे ले लिया, और वो करते समय सभी पानी विष दूषित कर दिया। हाँ। तो जर्मनी को अपने सैनिकों के लिए जर्मनी से पानी लाना पड़ा, और ये उसकी हार का एक बड़ा कारण है। उस समय विंटर भी शुरू हो गया था, तो वैसे भी रुकावट आ गई, और फिर बिना पानी इनके बड़े हाल इस प्रकार के हो गए, और वो जर्मनी के रशिया में पराभव का एक कारण इस प्रकार का रहा। तो ये एक बात इस प्रकार की विश्व उपहत उदक, ये टैक्टिक्स हो सकती है युद्ध में इस प्रकार के। उदकस्य उपयोगात् गरेभ्यः, हाँ, गर ये भी एक विषय ही है, और हाँ, विरुद्धार भी विगर विशोपम कहा गया है, तो ये भी एक बात हो सकती है। गिरिणांच उपश्लेषण, गिरियारोहण करने से भी संधिपात प्रकोप होता है। ये भी एक थोड़ा सा अजीब माहौल है। आप अगर इसके आदी बन गए हैं, रेगुलर रूप से गिरियारोहण कर रहे हैं, तो शायद ये दोष इस प्रकार का नहीं रहेगा। स्लो पॉइजनिंग औकसात में हो सकेगा क्या? हो सकेगा। हाँ। लेकिन फिर भी वो अहित का सात्म्य है, और अहित का सात्म्य क्रमशः विरमेन न रहा, ऐसी बात बताई है कि उससे क्रम से दूर हो जाए। हितन क्रमेण सेवेत, और हित का सेवन करना चाहिए। तो अब वैसे भी कैंसर के बारे में कहते हैं कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल सफर फ्रॉम कैंसर, एंड देन देयर विल बी एडेप्टेशन टू कैंसर और दिस एनवायरनमेंट समथिंग लाइक। लेकिन 50% जनता मर जाएगी, और फिर एडेप्टेशन इस प्रकार का हो जाएगा। अन्न परिवर्तात क्रीतान्न भोजनात असात्म्य भोजनात, असा अर्थ हेमाद्रीने दिला है।
तो क्रीतान्न का मतलब है कि जो खरीदा हुआ अन्न इस प्रकार का है। लेकिन केवल शब्द का अर्थ ले लेंगे तो अन्न में बदलाव होना। ये अगर बाहर का खाना इस प्रकार का खा रहे हैं तो किसी के घर का खा रहे हैं या फिर खरीदा हुआ खा रहे हैं, खरीदा हुआ डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा। अभी के हालात में आप दूसरे शहर में दूसरे देश में इस प्रकार के जाते हैं तो फिर ये अनिवार्य हो जाता है कि सभी जगह तो आपको पहचान वाले लोग नहीं मिलेंगे और जिन पे घर पे खाना इस प्रकार का हो सकता है तो ये कृतान्न हो जाता है। असात्म्य भोजनात असा अर्थ है बदले। तो असात्म्य का भोजन तो हो सकता है लेकिन परिवर्तन हो गया अन्न में। मैंने एक लेक्चर सुना था कैंसर के बारे में। तो एक जेनेटिक कॉज है कैंसर के लिए क्योंकि ऑन्कोजीन्स अभी सभी मानव में है और उसका कहना था पूरे जीवन में कम से कम 3 बार एक्सीडेंट हो जाता है कैंसर जीन्स के साथ। और उस समय आपकी प्रतिकार शक्ति अच्छी हो तो कैंसर आगे बढ़ता नहीं है, खत्म हो जाता है। लेकिन पर्यावरण अनुकूल नहीं है, प्रतिकार शक्ति अनुकूल नहीं है तो इन तीनों में से किसी भी समय आपको कैंसर हो जाए। वो शायद बचपन में हो, मिडिल एज में हो, वृद्धावस्था में हो, लेकिन ये इंसिडेंसेस होते जाते हैं, ऐसा उसका कहना था। और दूसरी बात ऐसी थी कि अगर जेनेटिकली म्यूटेटेड है, अगर तो हमारे सभी में ऑन्कोजीन्स मौजूद है तो सभी को कैंसर क्यों नहीं हो रहा। तो एनवायरनमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अगर अच्छा है, प्रतिकार शक्ति हमारी अच्छी है तो कैंसर फिर भी नहीं होगा इस प्रकार से। इसलिए प्रतिकार शक्ति पर जिक्र करना यही बेहतर ऑप्शन है, चाहे सांसारिक करो हो या असंसारिक करो कैंसर जैसे। तो वो कहते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स से जो इनहेरिटेड किया है उसके अनुसार जो पारंपरिक आहार है उसको पचाने की क्षमता हमारे शरीर में होती है और उसके लिए शरीर सजग सज्ज इस प्रकार का होता है। लेकिन अगर कुछ भी आप नया इस प्रकार से खा लेंगे तो शरीर गड़बड़ा जाता है कि इसको कैसे पचाए, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है इसको कैसे, इसका पचन कैसे करेंगे। अगर फिर भी अग्नि अच्छा है, व्यायाम बल अच्छा है तो किसी तरीके से शरीर उसको पचा लेगा। लेकिन ये बात नहीं है तो उनको विकार इस प्रकार से असाध्य भोजन के कारण विकार इस प्रकार के हो जाएंगे। और अभी किसी भी देश में उत्पन्न होने वाला कोई भी पदार्थ जग भर में, विश्व भर में कहीं भी उपलब्ध है। मैंने मस्कत में देखा था कि मस्कत का मॉल इतना समृद्ध था, वास्तव में मस्कत मस्कत में तो कुछ भी उगता नहीं है, केवल खजूर छोड़ के कुछ भी नहीं है वहां पे। फिर भी उसमें उसके मॉल में यूरोपियन कंट्रीज से ये दूध, खासकर नीदरलैंड से, और मिल्क प्रोडक्ट्स, और एशियन कंट्रीज भारत, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका और बहुत सारे देश, इनसे ये काफी एशियन चीजें इस प्रकार की पूरा खचाखच भरा माल था, मॉल था। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात इस प्रकार की है। और फिर वो सभी खाते रहते हैं इस प्रकार से। रात में दही लेने की आदत किन लोगों को हो जाती है और संभवतः उन्हें उसकी तकलीफ नहीं होती, फिर भी ये बेटर ऑप्शन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उसका प्रतिरोधक कारण है, अग्निबल अच्छा है, वय अच्छा है, तरुण है, युवा है और व्यायाम वगैरह इस प्रकार से कर रहे हैं तो इसका नतीजा ये दिखेगा कि रोग हुआ है ऐसा नहीं दिखेगा। लेकिन ये प्रतिरोधक कारण बंद हो जाने का ये जरूर विकार निर्माण करेगा।
तो बेटर ऑप्शन है कि दही सेवन के बारे में जो नियम बताए गए हैं ये जरूर रूप से पालने ही चाहिए और इसके बारे में प्रचार प्रसार होना जरूरी है। मानसिक हेतु ये ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है इन 3 फेवरेबल समय में जो कैंसर की उत्पत्ति करे, हो सकता है। मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं कि लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज किया और माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया इस प्रकार से, और वो सदमा इतना बड़ा था कि उसके लिए कुछ लोग सहन कर लेते हैं, कुछ नहीं सहन करते। तो जापानीज एक स्केल है, डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी की किताब में है, वॉर अगेंस्ट कैंसर की किताब में। तो इसमें इस प्रकार का मानसिक सदमा उसको रेटिंग किया है। अगर किसी की मौत हो जाती है निजी व्यक्ति की, तो वो भी एक बड़ा मानसिक सदमा होता है, उसको 100 गुण दिए गए हैं। और इस प्रकार से अगर है जो ट्रोमा, साइकोलॉजिकल ट्रोमा, तो 50 गुण वगैरह इस प्रकार दिए गए हैं। और फिर काफी अलग नई नौकरी की शुरुआत, शादी होना, ये भी एक उन्होंने स्ट्रेस का कारण बताया है कि एंजाइटी होती है और उसके जरिए टेंशन बढ़ जाता है वगैरह वगैरह इस प्रकार। और अगर 250 से ऊपर गुण मिलते हैं किसी व्यक्ति में, तो उसको निश्चित रूप में 6 महीने में कैंसर होता है, ऐसा उनका अनुमान है वहां पे एक्सपेरिमेंट में। तो वो स्केल एक बार देखना चाहिए। हाँ। और उसकी तीव्रता कितनी है ये भी देखनी चाहिए, हर चीज की तीव्रता देखनी चाहिए। तो मानस का कारण फिर जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह भी है उसमें है। हाँ। लेकिन उसको कम महत्व है, इनको ज्यादा महत्व है। हरितकीच्या गुणधर्मांमध्ये अन्नपान कृतान दोषान वातपित्त कफोद्वान हरितकी हरित्याशी मुक्तस्वपदी योजिता, यानुसार अन्न परिवर्तना आहे तो असताना हरितकीचा वापर करता येऊ शकेल का? जरूर कर सकते। और ऋतु हरित की हर सीजन के लिए एक अलग योग बताया गया है, हरित के साथ लेने के, हरित के साथ लेने के लिए। जरणांते भयाम एकाम प्रागुक्ता द्वे विविधके और चत्वारि आम्लकानि, ये जो एक रसायन त्रिफला, अलग अलग रसायन इस प्रकार का बताया गया है। तो वो भी इस तरीके से देख सकते हैं, रसायन के बारे में कहा गया है। तो इनको देखकर कर सकते हैं, लेकिन अध्वाधिकनो बलवर्जित वगैरह जो हरित के निषेध के बताए गए हैं वो भी देखिए। उपाय चिंतन प्राज्ञ अपायम अपनी चिंतित, तो अपाय क्या हो सकता है, निषेध कहाँ पे है वो भी देखे, और जहाँ प्रयोग कर सकते हैं वो भी देखे। तो ये अन्न परिवर्तन के लिए अच्छा इस प्रकार का रहेगा, हरित की अच्छी रहेगी इस प्रकार से। स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरो विरेचनानाम अयथावत प्रयोग। तो वन विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, अनुवासन भी है, शिरो विरेचन भी है, रकम ऑप्शन नहीं है इसमें। और अनुवासन का संबंध ले लिया है, और स्नेहन स्वेदन जो पूर्व कर्म है उसके भी विषम अयथावत प्रयोग, अयथावत प्रयोग होने के कारण इस प्रकार का संधिपात प्रकोप हो जाएगा। तो अभी ये काफी मुश्किल समस्या हो गई है। बहुत सारे वैद्य पंचकर्म करते रहते हैं, और बड़े पैमाने पर पंचकर्म का बोलबाला अभी है। लेकिन जिनका आयुर्वेद का अध्ययन अच्छा नहीं है, जिनको अनुभव अच्छा नहीं है, वो पंचकर्म व्यापक करने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ये बात उस समय में स्पष्ट होती है जब आत्रेय अग्निवेश को कहते हैं कि तुम संभार सब इकट्ठा करो, और अगर व्यापक हुए तो ठीक करने के लिए भी जो संभार इकट्ठा करना है वो इकट्ठा करो। तो अग्निवेश पूछता है कि ऐसा करे ही नहीं ना, अस्माभिः तथा प्रयतितव्यम यथा सिद्धेदेव औषधम एकांतेन, हमें इसी प्रकार से करना है कि औषध दिया तो सिद्ध ही होना चाहिए।
व्यापक करे और फिर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करे, ये क्या मजाक है इस प्रकार से। तो उसको आत्रेय ने जवाब दिया, शक्यम अस्माभिः अस्मिन् उद्देश्य अन्यैः तथा प्रतिविधातुं यथा सिद्धेरेव औषधम् एकान्तेन। अब आत्रेय अग्निवेश को कह रहे हैं, तो कहाँ हम अगर आत्रेय अग्निवेश को भी उस काबिल नहीं समझते हैं, तो बाकी वैद्यों की बात ही छोड़ो कि अग्निवेश उनका पुत्र शिष्य है और बुद्धिर विशेष तत्रासि उपदेशांतरम में ये भी बात बताई गई है, फिर भी अग्निवेश भी गलतियां कर सकता है, ऐसा आत्रेय का कहना है। और गलतियां हो गई तो उसको दुरुस्त करने के लिए करना है कुछ इस प्रकार से। तो हमें सभी को इस बारे में सजग होना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है, जितने यश के बारे में बताया जाता है कि बहुत अच्छा सक्सेस मिला, ये इस प्रकार का बच्चा करना किया और ये हुआ वो हुआ, उसी प्रकार जो फेल्यूर्स है, अपयश है, और जो इस प्रकार की दिक्कतें आई है पंचकर्म करने में, फेटल होने तक बातें हो सकती है, उनके बारे में कोई बताता नहीं। वो समझता है कि लोग मुझे मूर्ख कहेंगे और अगर मैं इस प्रकार के अनुभवों को शेयर करूं, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। अपना फेल्योर जो है वो भी स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वैद्यों तक ही पहुंचाए, लेकिन होना चाहिए ताकि दूसरा किसी उस अवस्था में फंसे तो उसको कुछ उसके बारे में पता चले। मैंने 3 विरेचन आयोग के व्यापक देखे हैं जिसमें सब मरीज को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ये एनसेफेलोपैथी जैसी चीज हुई, और जैसे विरेचन हुआ तो ठीक हो गया। बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद विरेचन हुआ नहीं। जब पचन हुआ, और इसमें सबसे अहम हेतु था अन्य मनस्कता। उस मरीज के दिमाग में कुछ विचार चल रहे थे, कल परीक्षा है, कल नए जॉब पे जाना है वगैरह इस प्रकार से। और फिर एकाग्र मनसा युक्तम विशेषण बताए थे, एकाग्र मन से अगर दवा लेनी होती तो अमृत के जैसा काम करता है। तो ये पता बाद में चला कि ये एंजाइटी बहुत थी, इस प्रकार से मुझे बताया नहीं गया। और दूसरे एक पेशेंट में उसको रात 2 बजे तक जागने की आदत थी बहुत बरसों से। और फिर वमन करना था एक्चुअली, उसने ये दही वड़ा खा लिया और ज्यादा ही खाया थोड़ा सा, और फिर रात देर से सोया और पचन हुआ नहीं था, वमन ठीक नहीं हुआ, वमन में बाधा आ गई। और फिर कोशिश करके वमन तो हुआ, लेकिन ये इसी प्रकार की इंसेफेलोपैथी होगी, और उसको ठिकाने में आने में करीबन 1.5 दिन चला गया। तो ये नौबत वाली बात इस प्रकार की है। उसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रही उसके बाद। लेकिन फिर भी इस प्रकार के व्यापक होते हैं, जो भी लोग इस प्रकार से पंचकर्म में जुड़े हैं वो बहुत सतर्क रहे। अगर मेरे बारे में इतने वर्षों के प्रैक्टिस के बाद भी इस प्रकार के व्यापक हो सकते हैं, तो जो नए नए वैद्य हैं, जिनका शास्त्र का अध्ययन नहीं है, जिनका अनुभव नहीं है, वो क्या करते होंगे। और इस प्रकार के अगर व्यापक हो जाते हैं तो न केवल वैद्य के लिए वो दब्बा है, लेकिन शास्त्र के लिए भी दब्बा है। हमने ऐसा किया था, इसके बारे में काफी जिक्र ग्रंथों में है। पंचकर्म व्यापक हो जाएंगे तो उसके जरिए क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, रोग उत्पन्न होंगे। तो तुम चाहे तो तुम्हारा अनुभव शेयर कर सकते हो क्या हुआ। लेकिन अगर मामूली व्यापक है तो ठीक है, फेटल भी हो सकता है, ये बात सबसे अहम इस प्रकार की है। और ऐसे हुए हैं, ताराचंद में हुए हैं, अन्य जगह पे भी हुए हैं, जो इसमें जान चली गई है। तो
इन सभी के बारे में थोड़ा देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से करें। तो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में कई चीजें ऐसी रही कि जो बार बार इसमें आती रही। तो पंचकर्म व्यापक संबंध में जो लक्षण है वो बार बार आते रहते हैं बीच बीच में। तो हमने शुरू में ये फिल्टर लगा दिया, इज देयर इन हिस्ट्री ऑफ पंचकर्म, रिसेंट हिस्ट्री। तो अगर है कि कल वमन किया है, विरेचन किया है वगैरह, इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा 8 दिन वगैरह इस प्रकार के पकड़ने, जनरली ये तुरंत होता है, जो भी व्यापक होने वो तुरंत होता है। ऐसा पंचकर्म की हिस्ट्री नहीं है ऐसी, तो पंचकर्म व्यापक के सभी जो लक्षण है वो हटा देंगे, एक्सक्लूड करेंगे। मद्यपान की हिस्ट्री नहीं है तो मदात्य को अलग कर देंगे उसको निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास लक्षण कोश के 85,000 रिकॉर्ड्स और हेतु कोश के 85,000 रिकॉर्ड्स, 1,70,000 रिकॉर्ड्स पर आधारित ये डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बना। और डाटाबेस बड़ा होने के कारण हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया ठीक है। तो इसमें ये वचा उद्दूल वचा चूर्ण का उच्चारण पादतल हस्ततल में करना, नस्य देना, और लक्ष्मी विलास रस का, लक्ष्मी विलास गुटी, आई फ्लीड एंड एड्रेनलिन, अरे बाप ज्यादातर हमें आयुर्वेद नहीं जाना है और आयुर्वेद से ही ट्रीट करना है। तो देखो उस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डाल दिया इसमें। अभी ये भी एक दूसरा है कि जेंडर क्या है। अगर पुरुष मरीज है तो स्त्री विशिष्ट सभी रोग है वो निकाल देंगे, अगर स्त्री पेशेंट है तो पुरुष विशिष्ट जितने भी रोग है वो निकाल देंगे। अगर बाल्य है तो युवावस्था या बाल्य में ले सकते हैं, लेकिन वृद्धावस्था है, युवावस्था है तो बाल रोग से भी निकाल देंगे। तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जितने लगाएंगे, हाँ, उतना डाटाबेस का साइज कम होगा और फिर उसके आधार पर डायग्नोसिस के नतीजे पर जल्दी पहुंचेंगे। तो ये हमने तरीका अपनाया था डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर में, ताकि फिल्टर्स लगने के बाद डाटाबेस का साइज कम हो जाएगा और समय कम लगेगा इस प्रकार से। तो ये अगर पंचकर्म के व्यापक नहीं है, पंचकर्म हुआ ही नहीं है पहिले, तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है। हृदय दौर्बल्यामुळे असे झाले असेल का काफी मुश्किल है बताना इस प्रकार से अतियोग अगर होता है तो ये पॉसिबिलिटी इस प्रकार की है। और वमन और विरेचन दोनों अगर हो जाते हैं, कई कुछ मरीज में ऐसा होता है कि वमन होता रहता है, बीच बीच में विरेचन भी होता रहता है, उसमें बल ही देखना है और बल अच्छा है तो ही आगे लेके जाना है, नहीं तो स्टॉप करना है। और सबसे मुसीबत वाली बात वो होती है जब वचा, मदन वचा यष्टि ये देते हैं, चाटते हैं शुरू में और फिर बाद में आकंठपान शुरू करते हैं। ये ताराचंद में भी प्रचलन है और बहुत सारे वैद्यों में भी ये प्रचलन है। ऐसा ग्रंथों में तो नहीं लिखा है। ग्रंथों में दो तरीके हैं, एक खाली पेट दे सकते हैं, भेषज मात्रा जो तय करनी है उसको देख के देनी है, या फिर आकंठपान करके भेषज मात्रा देनी। अगर आकंठपान करके भेषज मात्रा देते हैं तो संभावना ज्यादा नहीं रहती इस प्रकार के व्यापक होने की। और कई जगह केवल यष्टि मधु सिद्ध जल का वो काढ़ा कहने के भी लायक नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो थोड़ा काढ़ा बनता है, तो उससे जरा अच्छा मोमन होता है। तो उसको वमन के रूप में, काढ़े के रूप में अगर दे देते या सिद्ध जल के रूप में दे देते तो उसी से वमन होता है, मदन फल वगैरह देने की आवश्यकता ही नहीं रही। सिर्फ इसमें ऐसा है कि बार बार लेना पड़ता है, लेकिन इसमें जब काढ़ा देना बंद करते हैं तो वमन अपने आप रुक जाता है, आगे कुछ भी तकलीफ नहीं। सिर्फ आपको जो तांबूल धूम्रपान वगैरह जो करना है और संसर्जन के बारे में बताना, वो करो।
इसमें और दिक्कतें, हाँ, 2 लीटर 5 दिला, 2 लीटर ये तो ज्यादा नहीं है। तो संभवतः हर केस का एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हुआ था इस प्रकार। हम्म, मैंने जो दूसरी तीसरे केस के बारे में बताया, सुप्रजीर्ण भक्षण, ये बताया गया है कि पहले दिन का आहार पूरी तरीके से पचन हुआ है तो वमन देना है, और ये गलती हुई। हमने देखा नहीं कि पहले दिन का पचन हुआ नहीं है, रात देर 2 बजे तक जाग रहा है, वो कर्म ऐसे बताया गया है कि समजागरण स्वप्न इस प्रकार का होना है। और ब्रह्मचर्य काय बरं, ब्रह्मचारी कृता नवेगरोधी व्यायाम प्रदोषों का हिमातपान वगैरह वगैरह बताई गई है, लेकिन दिन दिन में सोना नहीं है, रात में सोना है, ये भी एक बताया गया है वहां। तो एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, नहीं तो ये हुआ है नहीं हुआ है, हुआ है नहीं हुआ है, इस प्रकार से। और हर मरीज में वो चेकलिस्ट करके फिर देना चाहिए मोमन विरेचन, जो भी देना है। टाल देंगे तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बाद में मरीज को फुर्सत नहीं है, कहीं बाहर गांव जा रहा है, ऐसा है वैसा है। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि नहीं करना है इस प्रकार की अवस्था में, छोड़ देंगे तो चलेगा, वो मन विरेचन नहीं होगा तो भी चलेगा। मंगलाचरण मनोभावे करून कर्म करावे, ये तो है ही। हम्म, लेकिन मनोभाव बता नहीं सकते, ये केवल औपचारिकता हो जाती है। उन्होंने तो क्या है, कृत स्वस्तियानम वगैरह इस प्रकार का स्वस्ति वाचन पुण्यावाचन करके करना है। ये तो नहीं हो रहा अभी। मैंने सोचा था कि हाँ, एक अभी तो यूट्यूब में सभी उपलब्ध है, तो रिकॉर्ड करके रखे और रिकॉर्ड सुनाए कम से कम। पुण्यावाचन स्वस्ति वाचन जो हम इसमें भी करते हैं, गुरुकुल में भी करते हैं। तो ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। फिर भी ये काफी मुश्किल है, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कैसे करेंगे, ये निश्चय करना काफी मुश्किल है। और इसमें व्यापक होने के बाद समझने में कोई मतलब नहीं। तो ये ऑपरेशन ऐसा है, और ऑपरेशन में जितनी सतर्कता होती है उतनी सतर्कता होनी चाहिए। और जो भी भाव है देखने योग्य, उन सभी भावों को देखना है। तो जैसे मैंने कहा कि एक चेकलिस्ट करे, बेटर ऑप्शन है। और हाँ, निर्धार पूर्वक सभी बातें ठीक है ये समझ कर ही पंचकर्म करें। मदन फळ न वापरल्यास दोषाला शाखा म्हणून कोष्ठामध्ये आणणे ते बाहेर पडणे असे घडणार नाही, केवळ उपस्थित दोष बाहेर पडतील। योग देऊन मुहूर्त थांबा असे सांगितलंय, त्यात योगाला कार्य करण्याला वेळ देणे अपेक्षित। लेकिन जो वमनोपगत द्रव्य है यष्टिमधु जैसे, वो भी इस प्रकार का काम करते हैं। ऐसा नहीं है केवल मदन फल ही काम करेगा। मदन फल श्रेष्ठ है, उसमें उसमें संदेह नहीं है। लेकिन अगर हम मदन फल को जिस प्रकार से कल्पस्थान में बताया गया है उस प्रकार से तैयार करेंगे। मैंने एक बार प्रयास किया था, हम अम्बोली घाट में थे और एक मदन का वृक्ष देखा, बहुत सारे फल मिले, और वो जैसे ग्रंथ में थे उसी प्रकार के थे। हमने कोशिश की ग्रंथों के अनुसार उसको बनाने की, लेकिन वो हमारी गलती होगी, उसकी तरफ अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। बस बाद में उसमें फंगस हो गया, 1-2 मरीजों में हमने ट्रीट किया, और उसका प्रमाण तो अंतर्नख मुष्टि इतना ही है। एक मदन फल की पिप्पली भी काफी होती है, उससे ज्यादा लेनी नहीं गई। और खड़ीवा के वैद्य के यहाँ 16-16 मदन फल देते थे एक हर मरीज को, और वो कोलटकर सर को कहते थे कि वमन देने के बाद विरेचन होता ही है। सर बोले ऐसे कैसे होता है? वो तो व्यापक है। बोले होता ही है। और जब
सर ने खुद उनके यहाँ जाकर देखा कि वो मोहन कैसे देते हैं। वो तो मिलिट्री मैन थे, खड़ी वाले वही थे। पीना है बस, बाकी मेरे सामने और कुछ भी नहीं बोलना है, पी जाओ, इस प्रकार से जबरदस्ती पिलाते थे। बाद में वो सब बंद हो गया, उनका पंचकर्म ही बंद हो गया। तो ये बात सही है कि किसकी समझ क्या है इसके बारे में। और अगर मदन फल का प्रयोग करना है तो बेटर ऑप्शन है आकंठपान करके वो मदन फल का प्रयोग करें। मुहूर्त मनुपाली है तो ठीक है, लेकिन आकंठपान हो गया तो थोड़ी मात्रा भी काफी होती है, और 4-5 मिनिटों में भी वो मन शुरू होता त्यांनीच प्रमाण देताना एक मुष्टी असं दिलेलं आहे ना, है। हाँ, त्यांनी देतानाच प्रमाण एक मुष्टी। अंतर नकम मुश्किल, नाखून एक हाथ में पकड़ेंगे और नाखून दिखने नहीं चाहिए, अंतर नक हो जाएंगे। एक पिपली, एक मदन फल की पिपली इतनी ही मात्रा होती है, उससे ज्यादा होती नहीं है। और फिर उसको यष्टि मधु कोविदार वगैरह इस प्रकार के क्वाथ में रात को ढके रखना है। फिर वो पिछिल हो जाता है, और वो फिल्टर करके बाद में देते हैं तो ठीक है। यष्टि मधु मध्ये सूक्ष्म विकासी असे गुण आहे, विकासी भी है। तो यष्टि मधु अच्छा पर्याय है, जिसको भली भांति प्रयोग अगर करेंगे तो व्यापन होने की संभावना बहुत कम रहती है, खास करके वमन के बारे में। विरेचन के बारे में ऐसे गुण नाही ओके न होने दो। फिर भी स्नेहन स्वेदन तो करते हैं, और स्नेह विषंद होने के कारण और स्वेद के द्रवीभूत होने के कारण दोष कोष्ठ में आने लगते हैं। वृद्धाभिषंदना पाकात, ये जो वृद्धि की जाती है, अभिषंद कारक पदार्थ पहले दिन दिए जाते हैं, तो उससे भी दोष कोष्ठ में आने लगते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मदन फल फांट पर्युषित करण्यामागे काय कारण है? बताना मुश्किल है। रात में भिगो के रखना, ये पर्युषित कहेगा कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा, एक अलग चीज है, क्योंकि हिमकल्पना जो है वो तो इसी प्रकार निशास्ती है इस प्रकार की है। और फांट भी इस प्रकार से बनाते हैं, थोड़ा दोनों का मिलाप इस प्रकार का है, गरम काढ़े में। विशेषतः रक्तपित्त में जो बला जले पर्युषित कषाया इस प्रकार का बताया गया है, पर्युषित बाद रक्तपित्त की चिकित्सा में बताई। तो ये एक अलग इस प्रकार का माहौल रहेगा। लेकिन यष्टि मधु में अगर ये रखेंगे, यष्टि मधु मात में डाल के रखेंगे, ओके, और फिर मदन फल पिप्पलीचा काढा करून कल्प करून वापरला तर चालेल का? काधीही उपलब्ध असेल या दृष्टीने हो सकेगा तो करके देखो। और कोलटकर सर का एक अजीब अनुभव था मदन फलवाचा, मदन फलाचा। ठीक है, हमने हमारे यहाँ है करके बना के रखा है। महेंद्र शर्मा जिसका अभी हाल ही में देहांत हो गया, अभी शॉकिंग न्यूज है महेंद्र शर्मा का देहांत इस प्रकार से, और उम्र भी ज्यादा नहीं थी, केवल 60 वर्ष का था। लेकिन उसने कुछ लड्डू बनाए थे इसके लिए, प्रसूति के लिए, उसमें वेखंड ज्यादा हो गया, तो लड्डू खाते ही उल्टी होती थी, कॉमन होगा। तो वो कोलटकर सर के पास आया था कि इसका क्या करें। सर बोले मुझे दे देना, मैं वमन के लिए प्रयोग करूंगा। और सर ने सचमुच ये पान आकंठ पान करने पर ये मोदक खाने के लिए देते थे, लड्डू खाने के लिए देते थे, और उससे वो अच्छा वमन होता था। तो ये भी अजीब बात है, महेंद्र शर्मा की डेथ अभी अभी हुई है, और ये उसी से जुड़ा इस प्रकार का किस्सा है। अधो उदर गौरव ऊर्ध्व उदर गौरव यानुसार वमन विरेचनाचा ग्रंथोक्त रेफरन्स आहे का, असे असेल तर काही व्याजाने स्पेसिफिक वमन विरेचन का सांगितलं?
यह भी प्रचलन में आया है कि दोष किस प्रकार जा रहे हैं, ऊर्ध्व जा रहे हैं, अधो जा रहे हैं, इस प्रकार से। और फिर वमन देना है या विरेचन देना है, ये डिसाइड करते हैं। ज्यादातर वमन टाल देते हैं। ताराचंद में यह हादसा होने के बाद 2-3 महीने वमन हुआ ही नहीं, सभी को विरेचन नहीं करवाया इस प्रकार से। उपस्थित दोषांचे निर्हरण करण्यासाठी यष्टिकवाद उपयोग सार्वजनिक दोष शोधनासाठी वमन द्रव्य आवश्यक असे वाटते। लेकिन मैं बहुत सालों से यष्टि मधुकवाद से वमन देता आया हूँ, 40 वर्ष से, और मदन फल का प्रयोग बहुत ही कम लोगों में किया है, दिक्कत नहीं आती उसमें, ये बात सही है। तो स्नेहन स्वेदन ये सब बातें अच्छी होनी है के बारे में, स्नेह द्रव्य कौन सा देना है ये भी सोचना है। तो फिर इसके बारे में बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये वमनों पर क्या है, वमन बदन मधुक लंबा बिंदु विशाला वगैरह जो है, उसमें मधुक दूसरा ही द्रव्य है बदन के बाद। तो यष्टि मधुक का ही भली भांति उपयोग। As we don't have or follow all ideal situation, it's better to avoid vikasi, vyavai, ashukari dravya. संघवी कोणाचा आहे तुझा? बदनफल कल्प as Manoj sir says will become mild because of the शर्करा। हो सकता है, लेकिन देने में आसान है। अपने मर्जी से काढ़े में ही डाल सकते हैं, जो काढ़ा पिलाना है या दूध देना है, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांती शांती शांती। स्नेहन स्वेदनाने दोष शिथिल झालेले असतात। यष्टिकवाद देऊन जसे जसे वेग येतात तसे दोष कोष्ठाकडे गतिमान होत जातात, बाहेर काढले जातात। सही है, इसी प्रकार से होता रहता है।